So the main topic here really is percentages. Lekin before we progress into learning about percentages, I would like you to tell you a little about some divisibility rules um, and some observations. So let's just go into that. So if I ask you कि यार कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से या 8 से या 9 से कब डिवाइड होता है, मतलब हाउ डू यू नो दैट जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर? You might have different answers, you might know, you might not. Anyway, अगर 2 के लिए आपका गेस ये था कि यार वो नंबर इवन होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो यू आर राइट. हाउ डू वी नो अ नंबर इज इवन और नॉट? वो ये है कि वो नंबर जो भी हो उसका आखिरी डिजिट जो है वो इवन होगा, राइट? 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी आखिरी डिजिट हो तो हम देख के बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा. 3 के अंदर जो एक तरीका है ना वो ये है कि आप सम ऑफ डिजिट्स देख लो. जैसे एक नंबर मैं लिखता हूं 1 1 0 1, ठीक है? अगर इसके डिजिट्स का आप सम करो तो 1 + 1 + 0 + 1 = 3. अब आप इस सम को देखो, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर तो वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा. इस केस में हो रहा है तो ये नंबर डिवाइड होगा. एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, वैसे आप जितने भी जीरोस लगा दो उसमें, आई मीन सम तो वही रहेगा ना. तो this number would always be, I mean, regardless of how many zeros you are adding to it, changing it will be divisible by 3. Similarly 9 का भी इसी तरह से है. 9 को देख के आप यूं भी कर सकते हो कि यार अगर एक नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो टेक्निकली दो दफ़ा 3 से हो रहा है, बट आई प्रेफर के सम ऑफ डिजिट्स देख लो. फॉर एग्जांपल ये नंबर जो मैंने ओरिजिनली लिया था 1101, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 है, 3 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा. लेकिन इसको मैं 9 से डिवाइड करने के लिए क्या बना सकता हूँ? 1 2 3 6 7 8 9, 6 लगा देता हूँ यहाँ पे सिंपली. अब ये जो नंबर बन गया है इसके डिजिट्स का सम 6 7 8 9 है. अब 9 3 से भी डिवाइड होता है तो 3 से तो होगा, और 9 से भी डिवाइड होता है तो ये 9 से भी होगा. एनीवे 9 के लिए आप सम ऑफ डिजिट्स देखोगे, 2 और 4 का और 8 का सिमिलर है. 2 में आप आखिरी डिजिट देखते हो कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है. 4 में आपने आखिरी दो डिजिट्स देखने हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 7 8 9 4 9 2 0, एक मैंने बड़ा सा नंबर लिख लिया. अब इसके आखिरी दो डिजिट्स को देखो तो वो 20 बन रहा है. 24 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, ये पूरा डिजिट होगा. 8 में इसी तरह आप आखिरी तीन डिजिट्स को देखेंगे. अब फॉर एग्जांपल आखिरी तीन डिजिट्स बन रहे हैं 800, 800 बन रहा है. अब 800 एज अ नंबर, 800 8 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा. 6 के लिए ये है कि 6, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 को ब्रेक डाउन करो ना, 2 क्रॉस 3, राइट? तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर 11010. अब इसका आखिरी डिजिट 0 है यानी कि 2 से डिवाइड होगा, और इसके डिजिट्स का सम 3 है यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा. जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा. 5 के लिए ऑब्जर्वेशन ये है कि आखिरी डिजिट जो है वो या तो 0 होगा या 5 होगा. 5 की टेबल देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट. अच्छा, saying कि 2 is a factor of 6 is the same as 2 goes into 6. अब ये Americans का एक स्टाइल है. I think what they mean when they say कि 2 goes into 6 is कि अगर आपके पास let's say एक slab है 6 length की, you can perfectly place 3 2s in it, right? So 2 goes into 6, which is the same as saying कि 2 is basically a factor of 6, which is the same as saying कि 2 divides 6, क्योंकि अगर वो उसका factor तो उसको divide करता है, which is the same as saying कि 6 is a multiple of 2. 6 is divisible by 2 for that matter, or that 2 is a divisor of 6. ये basically आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि questions, for example question कह सकता है x goes into y. What does that mean? That is the same as saying that x is a factor of y. So factor pair tables basically, I mean वो आप बनाते हो एक नंबर को ब्रेक डाउन करके, right?
अब नंबर को ब्रेक डाउन करने में लोगों के डिफरेंट रूल्स होते हैं। मेरा एक ही रूल है कि आपके ज़हन में जो आए, बिकॉज यू हैव टू बी फास्ट ऑन द जीआरई, स्टार्ट विद दैट। 1170 को अगर मैं लिखता हूँ तो जस्ट ऑफ माई हेड मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि यार ये 117 इंटू 10 की सूरत में लिखा जा सकता है। 10 को मैं बहुत इजीली 2 क्रॉस 5 में कर सकता हूँ। 7 8 9 सम आ रहा है इसके डिजिट्स का, तो ये 9 से डिवाइड होगा। 9 1 टाइम्स 9, 10 11, 9 3 टाइम्स 27, ये बन जाएगा 3 क्रॉस 3। सो अल्टीमेटली बेसिकली आपके सामने जो चीज़ आएगी दैट वुड बी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 13 क्रॉस 2 क्रॉस 5। और अब जिस तरह से भी ब्रेक डाउन करो ये यार, आई मीन लुक एट दिस एग्जांपल। 13 आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। 2 आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। 5 आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, और 2 3s मेरे पास भी आ रहा है। सो एन ऑब्जर्वेशन इज कि अगर तो ए डिवाइड हो रहा है बी से और बी फर्दर डिवाइड हो रहा है किसी सी से, तो ए जो है वो सी से डिवाइड होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी, आई मीन लुक एट 170। 170 जो है वो 234 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए डिवाइड हो रहा है बी से, यू नो। बी फर्दर डिवाइड हो रहा है 9 से, सी से। तो जो ए है 1170 है वो भी 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगेन वो उसकी उसी के ट्री के अंदर आ रहा है, फैक्टर्स के। कोई भी फैक्टर किसी भी नंबर का जो होगा वो उसके प्राइम फैक्टर से ही बना होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज के 1170 को देखो। अब 1170 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको बिल्कुल नीचे तोड़ते हैं तो वो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 13 बनते हैं। अब इस नंबर का कोई भी फैक्टर होगा ना वो इसी से बना होगा। या तो 2 क्रॉस 3 6 एक फैक्टर है जो 2 और 3 से बना हुआ है। 5 क्रॉस 3 15 एक फैक्टर है। 5 क्रॉस 2 10 एक फैक्टर है। 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 30 एक फैक्टर है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई भी इस 1170 का होगा तो वो इन्हीं फैक्टर से बना होगा जिसमें ये टूट के बनता है। अगर एक नंबर डी डिवाइड हो रहा है दो प्राइम नंबर सी और एफ से, मतलब दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से, तो डी उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। द रीजन फॉर दिस इज कि बेसिकली प्राइम नंबर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, राइट? अगर एक चीज 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है 2 और 3 दोनों उसके अंदर होंगे, तभी वो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना नीचे से। तो अगर 2 और 3 दोनों अलग अलग हैं, 2 और 3 आर नॉट ओवरलैपिंग एट ऑल, दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी होगा। जैसे हम 6 में देख रहे थे कि 2 और 3 से अगर कोई चीज डिवाइड होती है जो कि अगेन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो वो 6 से भी कंफर्म डिवाइड होगी। 60 की आप एग्जांपल ले सकते हो। 65 से और 3 से डिवाइड होता है। ये दो प्राइम नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट। वी कैन बी श्योर बिकॉज वी नो दैट 3 and 5 exist inside of 60 exclusively, तो ये 15 से भी डिवाइड होगा। आई थिंक द फास्टेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन वुड बी कि आप 4680 को ब्रेक डाउन करो और फिर उनके प्राइम नंबर्स में से देखो कि ये जो ऑप्शंस में दिए गए नंबर्स हैं कौन कौन से बनते हैं, और जो जो बनते हैं वो फैक्टर्स होंगे। आई वुडंट से इट्स अ GRE क्वेश्चन। I mean, you can simply use the calculator here, but let's say you have a scenario जहाँ पे जो number है वो इतना बड़ा है कि वो calculator के उधर display पे पूरा नहीं आ रहा, then it could be a GRE question. This is just maybe for you to make use of what you just learned.
So 4680. Let's break it down. I can see कि ये 468 into 10 बनता है, जो कि 2 क्रॉस 5 बन सकता है, जो कि 2 2 3 4 बन सकता है, 2 1 1 7 बन सकता है, 2 और 5 को वैसे लिख लेता हूँ, 7 8 9, so 9 1s are 9 and 3 times 27, 2 5 2 2 इस 9 को हम दो थ्रीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. So if you look at it, it's 2 cross 2 cross 2, एक दो ये तीन वो, फिर दो तीन है, फिर एक पाँच है, और फिर एक 13 है. ठीक है, दिस इज 4680 broken down. Let's see if there's a 25 here. I mean, I cannot see. 25 के लिए आपको 5 into another 5 चाहिए, so nope. 45 आपको 5 9 times करके आ जाता है, 5 into 9, 5 9 times 45, yeah. So we have a 5 and we have a 9, 3 cross 3. So yes, 65 5 1 3. Yep, we have a 5, we have a 13, so 65 b factor होगा. 85 is 5 1s are 5 6 7 8, 5 7s are 35, 5 into 17, 5 तो है, 17 एक प्राइम नंबर, 7 8 क्या प्राइम नंबर है, तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, so nope. ये हो जाएगा 12 into 10. 12 को, I mean, can we make a 12 here? 2 cross 2 is 4. Let me pick another color. 2 cross 2 is 4. 4 into 3 gives you a 10. Sorry, it gives you a 12, right? फिर इसके अलावा जो बाकी रह गए उनमें से हम 10 बना सकते हैं. Yup. 5 cross the remaining 2 gives you a 10. So E is also correct. B, C, and E. K plus 200, K plus 350 and 15K are all multiples of P. अब मुझे इसको देख के जहन में ये आ रहा है कि बेसिकली अगर ये सारे मल्टीपल्स है ना, तो K by P will be an integer, K plus 200 by P will be an integer, K plus 350 by P would be an integer, and I mean 15K by P तो would be an integer anyway, क्योंकि K by P integer है तो that into 15 has to be an integer. I don't know why they give this data. Question है कि P फिर इनमें से कौन सा हो सकता है. मेरे ख्याल से इधर हमें कर सकते हैं, हम रिवर्स सॉल्व भी कर सकते हैं. आई डोंट नो इफ दैट वुड सॉल्व इट, बट व्हाट आई वुड प्रेफर डूइंग इज कि हम इसी को
I mean, let's break it down a little more and analyze it. k by p, इसको इतना ही हम लिख सकते हैं, k by p plus 350 by p, and I mean, there you go. So this as a whole is integer. This is an integer because उसने आपको क्वेश्चन में वैसे ही बताया हुआ कि k p से डिवाइड होता है. तो अगर ये एक इंटीजर है और ये एज अ होल एक इंटीजर है, तो इंटीजर एक इंटीजर में ऐड होके इंटीजर दे सकता है, राइट? तो 200 बाई p भी इंटीजर होगा, 200 बाई p भी इंटीजर होगा, बिकॉज दैट इंटीजर प्लस द k बाई p वाला इंटीजर विल गिव यू एन इंटीजर. और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि k प्लस 200 ऐसा होल p से डिवाइड हो रहा है. सिमिलरली इसी रीजनिंग को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, तो 350 बाई p भी एक होगा. मेरे ख्याल से मुझे एक एडिशनल p के बारे में पता चल गया, और वो मुझे ये पता चल गया कि p 200 को और 350 को भी डिवाइड करेगा. अगर मैं 20 को देखता हूँ तो वो 200 को डिवाइड करता है लेकिन 350 को नहीं करता. सो नोप. 25 200 को करता है, क्योंकि 100 को करता है तो 350 को भी करता है. 75 तो 200 को ही नहीं करता, 100 200 को करता है, 350 को नहीं करता, 150 आई गेस दोनों को नहीं, या दोनों को नहीं करता. सो द ओनली आंसर इज 25. एंड जस्ट व्हाइल आई वाज सॉल्विंग इट, इसका एक और भी तरीका हो सकता है. वो ये हो सकता है कि आप, क्योंकि देखो ना ये सारे मल्टीपल्स हैं p के, राइट? किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ना, नए मल्टीपल्स आ जाते हैं. जैसे 2 का एक मल्टीपल 10 है और 2 का एक मल्टीपल 20 है. अब 10 और 20 को ऐड करो 30 आ जाता है, वो भी 2 का मल्टीपल है. 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो 10 आ जाता है, वो भी 2 का मल्टीपल है. 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो -10 आ जाता है, वो भी 2 का मल्टीपल है. तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स दिए हुए हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k प्लस 200 में से k को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 200 आ जाएगा, वो भी p का मल्टीपल होना चाहिए. k प्लस 350 में से मैं k को सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि एक और मल्टीपल है, तो 350 आ जाएगा, वो भी p का मल्टीपल होना चाहिए. k प्लस 350 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं k प्लस 200 को, तो क्या आता है 150, या 150, वो भी p का मल्टीपल होना चाहिए. तो अब हमें मतलब एक ऊपर वाले तरीके की बनस्पत एक और मल्टीपल भी पता चल गया. सो p बेसिकली एक ऐसा नंबर होगा जो 200 350 और 150 तीनों को डिवाइड करता है. इस तरह से भी हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसा नंबर बनता है. सो p could equal 25 but it cannot be all of the other numbers given in the option. So beta, option B is the correct option. Let's say कि आपको सिर्फ इतना पता है कि there's a number x जो कि 6 से डिवाइड होता है, राइट? मतलब उस नंबर को अगर ब्रेक डाउन करूं तो 6 आता है. What else can you say about 6? Pause this video for like 5 to 10 seconds and list down all the other things that you can tell about x. If your answer was कि हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि x 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है क्योंकि अगेन 6 2 और 3 में ब्रेक डाउन करता है, x is an even number, then you're right, right? इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इस बारे में सोचो कि x इसके अलावा किस किस चीज से डिवाइड हो सकता है, कोड वाला सिनेरियो. The answer to that would be anything. I mean हमें x की एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता ना, तो अगर x 6 से डिवाइड होता है हमें फॉर श्योर पता है, and someone asks you कि could x be divisible by 13, the answer to that would be an absolute yes, because we do not know what x is. I mean यहाँ पे 13 भी हो सकता है, x originally 6 cross 13 भी हो सकता है, right? Could x be divisible by 25? Yes. Could x be divisible by any other number in the world? Absolutely, yep.
इंफॉर्मेशन ये है कि x 3 से और 10 से डिवाइड होता है। ओके, व्हाट डज दैट टेल मी अबाउट x? x 3 से डिवाइड हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 क्या है, 2 क्रॉस 5, और ये सारे के सारे जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि x जो है वो 2 3 5 से डिवाइड होगा, और किस चीज से डिवाइड होगा आई डू नॉट नो। So this was just the data. Question is कि which of the following must, could and cannot be excess factors? मतलब इनमें से कौन से लाजमी x को डिवाइड करेंगे, कौन से नहीं कर सकते, और कौन से मे बी कर सकते हो। X is divisible by 2, I mean absolutely it's a must. X is divisible by 15, absolutely it's a must, क्योंकि x के दो different prime numbers का product बन रहा है 15, so it's a must. x is divisible by 45, 45 होता है 5 9 times, 5 into 3 तो है, एक और 3 नहीं है, लेकिन again x could be 2 into 3 into 5 into 3, it could be that, right? तो could वाली possibility तो रहेगी, it would be a could. अच्छा, अगर तो आपका आंसर था all of these are must, you are wrong. A में 25 लिखा हुआ है ना, क्या x लाजमी 25 से डिवाइड होगा? I mean x can be 20, 20 भी 5 और 10 से डिवाइड होता है, लेकिन 25 से तो नहीं होता. Now if you made that mistake, I'll tell you why you did that. So x का हमें बताया कि ये 5 और x 10 से डिवाइड हो रहा है, जो कि फर्दर 2 क्रॉस 5 में ब्रेक डाउन किया जा सकता है. अब इसमें एक अजम्पशन हो सकती है कि यार ये वाला 5 और ये वाला 5 ना दो डिफरेंट 5 हैं. जब हम x को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके नीचे डिफरेंट नंबर्स आएंगे, राइट? अब ये दोनों 5 डिफरेंट हैं या ये वही वाला 5 है, वी डू नॉट नो. द सेफ पाथ इज कि हम इसको एक ही कंसिडर करें कि 2 क्रॉस 5 क्रॉस समथिंग है x, क्योंकि अगर ये वाला सिनेरियो भी है तो हम कह सकते हैं कि देखो x 5 से डिवाइड होता है और 2 क्रॉस 5 यानी कि 10 से डिवाइड होता है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हम अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं. इस केस में 2 और 5 तो मस्ट हो जाएंगे, लेकिन 25 जो है वो could की कैटेगरी में चला जाएगा. I wouldn't assert कि x must be divisible by 25. Again, the example of 20 and the explanation that I just gave you.
You cannot count it. This question was solely put in this lecture to see if you can reach that conclusion on your own. क्योंकि 8400 के देखो यार मेरे मतलब just off my head कितने सारे factors आ रहे हैं 1 2 4 400 400 है I don't know I'm not sure about 400 100 10 5 8400 itself काफी सारे फैक्टर्स होंगे सो लेट मी जस्ट एट दिस स्टेज टेल यू अ वे जिससे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं when you reach the lecture of combinatorics जहाँ पे we will learn to count things you would understand the rationale behind the method that I'm going to share till then just you can follow it as a formula so what you can do is कि आप 8400 को break down कीजिए 84 into 100 10 into 10 4 2 1 3 7 this is 2 cross 5 this is 2 cross 5 this is 2 cross 2 1 2 3 4 2 है हमारे पास तो 2 raised to power 4 3 हमारे पास 1 है 5 हमारे पास 2 है तो 5 raised to power 2 इसके अलावा 7 हमारे पास 1 है तो just a 7 there ठीक है so next step क्या करना है again you will understand why I'm doing that when you reach the combinatorics का lecture उस लेसन में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इनकी जो एक्सपेरिमेंट्स इनमें 1 1 ऐड करो जैसे 4 में 1 ऐड करो 5 2 इसके में 1 ऐड करो 3 2 and just multiply them that gives you 5 to 10 10 into 6 60 60 so इसके total 60 factors होंगे which by the way counts 1 as a factor as well. So this was the question that I wanted to throw to you after telling you a method and basically I wanted to check out if you can use that method in a different scenario. उसको apply कर सकते हो. Come up with a solution. So 8400 को जो हमने break down किया था उसका 2 raised to power 4 into 3 into 5 square into 7 आया था ठीक है अब even factors हमें नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन एक 2 है राइट 2 की पावर 1 एक इवन फैक्टर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 चार इवन फैक्टर्स ये हो गए फिर 2 into 3 एक इवन फैक्टर है 2 स्क्वायर into 3 एक इवन फैक्टर है बेसिकली 2 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा इवन into anything would be an even the smarter way could be कि आप सिर्फ ऑड को देख लो जो कि 3 5 और 7 है और इनके एक्सपोनेंट्स में 1 1 ऐड करो 2 3 times 6 6 to 12 you can be sure कि ये जो odd factors हैं इनके combination multiplicative combinations से odd factors ही बनेंगे right so we can say for sure कि जो हमने last में 60 total factors निकाले थे उनमें से 12 जो हैं वो odd होंगे अगर 12 odd हैं तो 60 minus 12 which is 48 वो even होंगे I mean you can come up with a different method as well but this is just one method that you could follow यार इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक नंबर ब्रेक डाउन हुआ हो और उसके जो नीचे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबके एक्सपोनेंट्स इवन हो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर लाजमी होगा जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 100 की 100 को अगर आप ब्रेक डाउन करें
तो 10 क्रॉस 10 बनता है जो कि 2 क्रॉस 5, तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अब दोनों एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, राइट। तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 क्रॉस 5 का, राइट। इसी तरह सिमिलरली एक और नंबर है जिसको मैंने ब्रेक डाउन किया और उसका आ रहा है a क्रॉस a की पावर 10, b की पावर 12, c की पावर 30, राइट। अब मैं बिल्कुल, अब ये सारे के सारे एक्सपोनेंट्स इवन है। अब a b c कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 7 2 11 13 एनीथिंग। बट आई कैन से फॉर श्योर कि n किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो होगा अगर इन सब पावर्स में से आप 2 कॉमन ले जाओ बाहर, तो a की पावर 5, b की पावर 6, c की पावर 15 का perfect square होगा। Yep. Let's get familiar with these three terms. HCF और LCM का I'm guessing ज़्यादातर लोगों को पता होगा। HCF basically is highest common factor. दो numbers को आप लो, for example 3 और 6 को। अब 3 और 6 को 1 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है, राइट। दोनों जो नंबर्स हैं 3 और 6 के फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दैट्स 3, right? So HCF is 3. Americans have an obsession with calling things great, so they just decided to call it greatest common factor. HCF and GCF is the same concept. LCM जो होता है, it's the lowest common multiple. जैसे दो नंबर्स आप लो, उनके टेबल में बहुत सारी सिमिलर चीज़ें आ सकती हैं। जैसे अगेन 2 और 3 को पिक करते हैं, 2 और 3 के टेबल में 6 भी आता है, 60 भी आता है, लेकिन 6 से पहले कोई नंबर नहीं आता, राइट। तो मल्टीपल्स उनके कॉमन हैं, लेकिन उनमें से लोएस्ट यानी कि LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6, सो दैट्स LCM। सो दिस इज नॉट रियली अ जीआरई क्वेश्चन। जीआरई आपसे कभी भी जीसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने का नहीं पूछेगा। इफ यू कैलकुलेटेड इट, कंग्रेचुलेशंस, बट the reason why I brought this was because I wanted to share the method which will help you on questions related to greatest common factor and LCM on the GRE. So let me just share that method with you. और जब फिर आप प्रैक्टिस वर्क करोगे, असाइनमेंट्स वगैरह करोगे, तो आप लोगों को ही समझ आ जाएगा कि why I'm saying this. Anyway, so 3 square, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 4, और ये 2 into 24, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 1 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3s are 6, 2 2 was another 2, तो 1 2 3 4 2s आ रहे हैं इसमें, एक 3 आ रहा है, 9 is simply 3 की पावर 2, आई मीन फॉर्मेलिटी की 2 की पावर 0। अच्छा, तो जब आप LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तो काउंटर इंट्यूटिव है, आपने बड़ी बड़ी पावर्स पिक करनी है, ठीक है। अब 2s में बड़ी पावर 2 की पावर 4 है, और 3s में बड़ी पावर 3 का स्क्वायर है। सो दिस व्हाटएवर दिस गिव्स यू विल बी द LCM। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में आपने छोटी पावर्स पिक करनी है। जैसे 2s में 2 की पावर 0 इज द छोटी पावर, और 3 में 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1, एंड ऑफ कोर्स 3 की पावर 1 इज द छोटी पावर, एंड दैट गिव्स यू 3, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 48। अगर a b का फैक्टर है, तो a और b का LCM जो है वो b होगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल हेयर? 2 6 का फैक्टर है, राइट, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है,
तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है जो दोनों, वो सबसे, उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आते हो। तो ऑफ कोर्स अगर 2 की टेबल में 6 आता है तो वो पहला नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा है वो 6 होगा, राइट? इफ 2 is a factor of 6, then the LCM of 2 and 6 must be 6, right? Because 2 3 times is 6 and 6 1 times is 6. अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि दो नंबर्स के कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो ऑफ कोर्स उनका एलसीएम जो होगा उनका प्रोडक्ट होगा। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 2 and 3। अब 2 और 3 दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है इनके। तो वो पहला नंबर जो इन दोनों के टेबल में कॉमन होगा वो क्या होगा? 2 में वो 2 क्रॉस 3 होगा, राइट, गिविंग यू 6। और 3 में वो 3 क्रॉस 2 होगा, 6। सिमिलरली, सो इस केस में 6 आ रहा है। सिमिलरली हम कोई और एग्जांपल भी उठा सकते हैं 2 और 21 की, वो जो कि 3 7 टाइम्स होता है। अब 21 और 2 के भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो वो पहला नंबर जो इन दोनों के टेबल में आएगा कॉमन होगा वो 2 क्रॉस 21 विच इज 42, और वहां पे 21 क्रॉस 2 विच इज 42। 42 से पहले इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, सो देयर मल्टीपल, देयर एलसीएम वुड बी 42 विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर आपके पास n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो ना तो उनमें एक ना एक नंबर जो है वो n से लाजमी डिवाइड होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ n 7 है, कोई से भी 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उठाते हैं, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इनमें एक, क्योंकि ये 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो एक 7 का मल्टीपल लाजमी है। हम इससे आगे भी देख सकते हैं, 10 से आगे देखते हैं, 10 11 12 13 14 15 16, right? And if we just look at these 7 consecutive integers तो उनमें एक और, मतलब उनमें एक जो है वो 7 का मल्टीपल है, right? इसको आप इस तरह से सोच सकते हो जैसे 2 का टेबल हम लोगों ने, आई मीन एटलीस्ट मैंने बचपन में ऐसे याद किया था कि 2 1 टाइम्स 2 होता है और फिर मैं 2 2 ऐड करता जाता था, राइट? तो एक मल्टीपल पे अगर आप खड़े हुए हो 2 के 2 पे, तो 2 का जंप लो तो एक और मल्टीपल पे आ जाते हो, फिर जंप लो एक और मल्टीपल पे आ जाते हो। और अगर 2 के मल्टीपल पे नहीं खड़े हो, 3 पे खड़े हो, तो जब आप जंप लेते हो 2 का 3 4 5 5 पे आ जाते हो तो एक मल्टीपल कवर हो जाता है, राइट? तो 2 की जंप के अंदर ना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में दो वो आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो उनमें एक मल्टीपल 2 का लाजमी होगा। 3 की जंप के अंदर जो है ना, 3 जब आप आगे जाओगे, लाइक 3 4 5 तीन नंबर्स हैं, राइट? तो उसमें एक 3 का लाजमी कवर हो जाएगा, और क्योंकि 3 का कवर हुआ है तो 2 का भी होना चाहिए, राइट? बिकॉज अगेन 2 की जंप भी कवर हो रही है ना उसमें। तो आई वुड से कि n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में एक ना एक n का तो लाजमी होगा, दैट आई जस्ट क्लियर्ड। बट अगर आपके 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसमें आप श्योर हो गए एक ना एक 5 का है, आप ये भी श्योर हो गए कि उसमें एक ना एक 4 का भी, एक ना एक 3 का भी और एक ना एक 2 का भी होगा, क्योंकि अगेन वो 5 की जंप है, उसमें ये सारी चीजें कवर हो रही है, राइट? जैसे आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं x, कोई सा भी x, अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? +1 x +1 x +2 x +3 x +4। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं, इनमें एक 2 का लाजमी है, नजर आ रहा है, 5 का भी है, 5 सॉरी 0 0 में से हर किसी का होता है, 3 का भी है 0 अगेन, 4 का भी है 0 अगेन, and we can use a different example as well, 7 8 9 10 11 12, ये तो 6 हो गए, 5 कर लेते हैं। सो अब इन 5 के अंदर एक 2 का नजर आ रहा है, 4 का भी है एक, 3 का भी है और 5 का भी है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर 5 की जंप आप ले रहे हो तो 5 का तो एक होगा ही होगा, लेकिन 2 3 और 4 का भी उसमें कवर हो जाएगा।
n is an integer greater than 1, if n is an integer greater than 1, तो ये एक्सप्रेशन जो है must be इनमें से किन से डिवाइड होगा, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले सिर्फ एक्सप्रेशन को देखते हैं एंड जनरली फॉलोइंग द जीआरई रूल कि यार इसको तोड़ के देखो, फिर देखते हैं फिर ग्रेटर देन 1 में क्या हो सकता है. So if you break this down, I mean ये तो this is broken down enough. इसमें से आप n कॉमन ले सकते हो, n minus 2, n plus 1, n minus 1. These are 4 consecutive integers. Like अगर आप पहले इंटीजर को n minus 2 कहते हो तो प्लस 1 करो, एक और इंटीजर आ रहा है, फिर प्लस 1 करो ये आ रहा है, फिर प्लस 1 करो ये आ रहा है, राइट. तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers. तो उनमें से एक ना एक तो 4 का मतलब 4 इंटीजर्स ऊपर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ना एक तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 तो फॉर श्योर है. 6 से कोई चीज तब डिवाइड होती है जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो. अभी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, राइट. तो इनमें 2 का भी एक मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा, राइट. 4 का तो होगा लेकिन 2 और 3 का भी होगा, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. तो 6 का भी होगा फॉर श्योर, 2 क्रॉस 3 से डिवाइड, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, कॉमा से सेपरेटेड नहीं है, इट्स अ प्रोडक्ट. That product has something inside जो 2 से डिवाइड होती है, something inside जो 3 से डिवाइड होती है, so 2 क्रॉस 3 से भी होगी. 18 होता है 2 9 टाइम्स, 2 9 टाइम्स 18. 2 का तो हमें श्योर है एक होगा, 9 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर. So I would say we are sure about 4 and 6. So the option that is correct is Charlie. 1 and 2 only. I think I was in 6th class जब मैंने ऐसे डिवीजन की थी. So 7 divided by 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड होता है. डिवाइज़र को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इस केस में 2 है, उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं. हमारे पास भी यू गेट समथिंग, उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो डिविडेंड से और आपके पास रिमाइंडर आ जाता है. सो हम अगर इसको देखो तो आप 7 को लिख सकते हो ना, 7 इज इक्वल टू डिवाइजर 3 इनटू द क्वोशिएंट 2 प्लस 1. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आप डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हो. अच्छा, हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 का रिमाइंडर है. लेट्स से दैट स्मॉलेस्ट इंटीजर इज स्मॉलेस्ट इंटीजर si. अब उसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि डिवाइजर इनटू द क्वोशिएंट प्लस 5 एंड दिस स्मॉलेस्ट इंटीजर इज पॉजिटिव. अब इसमें एक आर्गुमेंट, आई मीन वी कैन सी कि q को मिनिमाइज करने से होगा. अब q कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई समवन कैन से 0 जिससे आंसर 5 आ जाएगा, लेकिन 5 12 से डिवाइड नहीं होता. एंड जस्ट ऑन अ साइड नोट, डिवीजन बेसिकली ना सब्ट्रैक्शन होती है. 6 को आप जब 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आता है. क्यों 3 आता है? इसलिए 3 आता है क्योंकि 6 में से आप 3 दफा 2 निकाल सकते हो. तो अगर आप किसी चीज को 12 से डिवाइड कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि आप कितनी दफा 12 निकाल सकते हो उसमें से, ठीक है. 5 में से आप एक दफा भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 5 इज बेसिकली नॉट डिविजिबल बाय 12. एनीवे, सो q का यहाँ पे
आंसर 0 नहीं हो सकता। Q का मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है, and that gives you 17. So 17 is the smallest positive integer जिसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। When a positive integer n is divided by a positive integer p, the quotient is 18, the remainder 17. So let me just write that. n को डिवाइड कर रहे हैं p से, so p into the quotient plus the remainder हो जाएगा n, और n को डिवाइड कर रहे हैं जब p plus 2 से, तो quotient 15 है और रिमाइंडर 1 है। तो बेसिकली n हमें दो डिफरेंट तरीकों से बता दिया गया है और फिर उसकी ही वैल्यू मांग ली गई है। तो हम इस दोनों को इक्वलाइज भी कर सकते हैं कि 18p प्लस 7 जो कि इक्वेशन 1 से हमें n नज़र आ रहा है, एंड 15p प्लस 31, मैंने इसको जस्ट मेंटली सॉल्व कर लिया, 15 into p, 15p and 31. Now this gives you a 5, 6, 7, 8, 3p equals 24, p equals 8. आप इनमें से किसी भी एक में ये प्लग इन कर लो, तो p की वैल्यू अगर 8 है तो it's 8 into 18 plus 7, which gives you 8, 8, 64, 8, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 7, 7, 8, 9, 10, 11. तो n की वैल्यू जो है that is 151 and that's your answer.